अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। जो अभी आपने कुछ गुफ्तगू सुनी आवाम की, मैं तफसील से भी आपको सुनाऊंगा। ये सिर्फ इसलिए है कि एक इस वक्त जो आवाम की सोच है वो आपके सामने आए, हुकूमत के सामने आए, और मुसलसल जो बातें की जा रही हैं, बेहतरी है बेहतरी नहीं है, सब अपनी जगह। आखिर में फ़ैसला आवाम को करना है कि अगली दफ़ा हुकूमत किसकी बनेगी, कौन पावर में आएगा, और जो पॉलिसीज़ का तसलसल है इस वक्त मौजूदा हुकूमत की, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। हुकूमत से अब तवक्को ये की जा रही है कि जी बातें बहुत हो चुकी, अब काम का वक्त है। 3 साल आपके हो चुके हैं, अगले साल से फिर इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो आपको अब बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही। बड़ी उम्मीदें आपसे वाबस्ता की गई थीं। वज़ीर आज़म ने कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल ख़िताब किया, बड़ी ज़बरदस्त बातें की वहाँ पर, लेकिन फिर वही बात कि बातों से पेट नहीं भरता। बातें हम उस वक्त भी सुनते थे जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, बातें हम उस वक्त भी सुन रहे हैं जब आप हुकूमत में, और बातें भी क्या हैं, वही बातें हैं जो देख के ये लगता है कि वज़ीर आज़म या हुकूमत ये बात नहीं कर रही बल्कि अपोजिशन बात कर रही है। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से ख़िताब किया और वहाँ पे फरमाया कि अगर हमारी आबादी बढ़ती रही और खाने पीने की जो अजनास हैं उनके में हमने इजाफ़ा नहीं किया तो भूख हमारा मुक़द्दर होगी। लेकिन वज़ीर आज़म ने हमें यह नहीं बताया कि आबादी को कम करने के लिए हुकूमत की पॉलिसी क्या है और 3 साल में उसने कितनी कामयाबियाँ हासिल की, या ग़िज़ाई अजनास बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, क़िल्लत ख़त्म करने के लिए ग़िज़ा की क्या इक़दामात किए, हमें नहीं बताया गया। हमें यह भी नहीं बताया गया कि जो माफियाज़ जिनका ज़िक्र वज़ीर आज़म और हुकूमत के तमामी वज़रा तवातुर के साथ करते हैं, उन माफियाज़ का क्या बना। वो आटा कमीशन, वो चीनी कमीशन, उसकी फाइंडिंग्स आ गई, मगर ना आटा सस्ता हुआ ना चीनी सस्ती हुई। तो ये परफॉर्मेंस इस तरह की है। हुकूमत खुशी का इजहार करती नज़र आ रही थी कुछ दिन पहले, और ये बता रही थी कि मुल्क में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हो गई हैं, तो मुल्क की मईशत बड़ी अच्छी है। ये इशारा है कि आवाम के पास पैसे हैं, लिहाजा लोग तो अमीर हो रहे हैं। बिला वजह प्रोपेगेंडा हो रहा है कि आवाम गरीब हो गई है और उसके पास खाने को नहीं है। अब पता चला कि गाड़ियाँ ज़्यादा ख़रीदने की वजह से दरअसल हमारा जो तिजारती खसारा है उसका कबाड़ा निकल गया है, उसका बेड़ा गर्क हो गया है, और हुकूमत और स्टेट बैंक को ये पाबंदी लगानी पड़ी है बैंकों पर कि अब आप आसान शराइत पर गाड़ी की लीज़ के लिए कर्ज़े फराहम नहीं करेंगे। तो असल में कर्ज़े मिल रहे थे, आवाम गाड़ियाँ ख़रीद रही थी। यही मुशर्रफ दौर में भी किया गया था, यही इस दौर में भी हुआ। न्यूजीलैंड की टीम ऐन वक्त पर दौरा मनसूख करके चली गई। पहले कहा गया कि यह आलमी साजिश है, हुकूमत के वज़रा ने बताया कि यह एक आलमी साजिश है और एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब वज़ीर इत्तला साहब फरमा रहे कि जी भारत में बैठा कोई यूट्यूबर है, उसके अकाउंट से एक ईमेल जनरेट की गई थी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में ख़ुद पंजाब पुलिस की तरफ से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था। तो बात वो नहीं थी जो थी, असल में बात कुछ और सामने आई निकल कर। नवाज शरीफ साहब की जाली वैक्सीनेशन का मामला, अब हुकूमत की तरफ से उनके तर्जुमान जो हैं वो बता रहे हैं कि जनाब ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक साजिश तैयार की थी। अब मुझे नहीं पता कि इस साजिश का नवाज शरीफ को क्या फ़ायदा होगा। हाँ, ये ज़रूर पता है कि डेटा एंट्री पर एक चौकीदार और एक वार्ड बॉय तैनात थे और वो ये एंट्री किया करते थे, लिहाजा वहाँ पर गुंजाइश मौजूद थी। और ऐसी मुतादिद मीडिया रिपोर्ट्स आपने देखी जहाँ पर जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स लोगों ने हासिल किए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है और बातें हम सुनते चले आ रहे हैं। अवाम असल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस को 3 साल में कैसे देख रहे हैं, एक हल्की सी उसकी झलक देखिए आप। मसला ये है कि इन्होंने हमारी रोटी खानी ना आराम कर दी। इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी, यकीन नहीं आपने करना। सानू तो कुछ भी नहीं नज़र आ रही, महंगाई नज़र आ रही। रोटी भी हिसाब से पूरी नहीं हो रही, जितनी महंगाई हो गई है, जितनी बेरोज़गारी हो गई है, कोई कारोबार नहीं है। इमरान खान से ये गुजारिश है कि खुदा का नाम है हमारी जान छोड़ दें। इमरान खान बंदा अच्छा है, सबसे अच्छा निकला है ये आदमी, ठीक है, मगर महंगाई इसने बहुत ज़्यादा कर दी है। गरीबों का तो इन्हें खाना खराब ही कर दिया है। 0.0 लोगों का रोजगार जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो नॉर्मल तबका है ना वो बिल्कुल पिस चुका है। इमरान खान ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इनकी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, कुछ साहब ही नहीं, कोई पूछने वाला कौन नहीं है। सारी आवाम को इसने भूखा मार दिया है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, हर आदमी परेशान है। अल्लाह करे कि चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ज़ीरो। वो ऐसे सब लोग काम करते थे, काज करते थे, दुकानदार जिन्हें लाखों करोड़ों का सौदा रखा हुआ है आज उनकी दुकानें खाली हैं।
अब कोरोना लगाया हुआ है, लोग को कोरोना के पीछे लगाया, कोई ना कोई टॉपिक छोड़ देते हैं। छोटी सी बात करूँगा, ज़्यादा बड़ी नहीं, तो सब लोग खड़े हैं। अगर क्रिकेटर वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है तो मैं क्यों नहीं क्रिकेट का कप्तान बन सकता? मुझे कप्तान बनाए, जैसे उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, मैं भी टीम का कर दूं। ज़रूरी नहीं है कि इस तमाम गुफ्तगू से मुत्तफ़िक़ हूँ, मैं भी बहुत सी बातों से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, आप भी मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे और बहुत से लोग इससे मुत्तफ़िक़ भी होंगे, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि आवाम की पल्स इस वक्त क्या है वो पता चले। इसी तरह करप्शन इस हुकूमत का एक बुनियादी एजेंडा था, उस पर आवाम क्या राय रखती हैं? सारी इसकी टीम में वो सब करप्शन वाले हैं। ये सामने पनाहगाह बनी है, इधर पकते आलू हैं तो खर्चा है लेते हैं गोश्त का, ये भी तो करप्शन है ना। इमरान खान करप्शन ख़त्म करने में ओवरऑल टोटल तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन नवाज शरीफ, जरदारी या और उन करप्ट लोगों को इसने कम अज़ कम आईना तो दिखाया ना। नहीं, करप्शन नहीं खत्म हुई, करप्शन सबसे ज़्यादा अब हो रही है। सरकारी अदारे जितने भी हैं सारी कर रहे हैं। और जो सरबराह झूठा हुए तो लिखे ना जो है 120% जो है ना ऊपर चली गई है। जिसका जो शोबा है वो उसमें करप्शन कर रहा है, किसी चीज़ में भी है ना जो रिलीफ नहीं दे रहे आवाम को। इमरान खान वो खुद बहुत बड़ा करप्ट है, उसने करप्शन ख़त्म करनी है। पूरी दुनिया से मांग के उसने वो 300 कनाल का घर, मैं खानदानी जदी लाहौर का हूँ, मैं किराए पे रह रहा हूँ, मैं ज़मीनें बेच के खा गया हूँ इसके हाल में। तो इमरान खान कहाँ आ गया इतना पैसा? भाई 300 कनाल का घर इसके पास। यह आवाम की राय हुकूमत के मुतालिक एक पल्स ज़रूर मिलती है, आप इससे इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें। बहरहाल मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ, सेनेटर वलीद इकबाल साहब सीनियर रहनुमाए तहरीक इंसाफ के, मलिक अहमद ख़ान साहब रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और तर्जुमान शहबाज शरीफ साहब के, कमर जमान कहरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आवाम की जो उमूमी राय है वो भी आपके सामने रखी हुई है। इसके अलावा अब बात ये हो रही है कि जी बातें बहुत हो चुकी हैं, अब आपने परफॉर्मेंस देनी है। आप ये तो बता रहे कि आबादी बढ़ जाएगी, ग़िज़ाएँ कम हो जाएंगी और इससे तबाही हो जाएगी, इसका हल क्या है ये नहीं बता रहे। अपोजिशन भी यही बताती है, पहले भी आप बताया करते थे, अब तो आप हुकूमत में हैं। या आप मईशत में बेहतरी का इजहार करते हैं कि जी गाड़ियाँ बड़ी बिक गई, अब पता चल रहा है जी गाड़ियाँ बिक रही थी तो आपके तजारती खसारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा था, बेड़ा गर्क हो रहा था वहाँ पर, तो आप उसको खुशी का इजहार कर रहे थे। तो अब ये बातें छोड़ दें, अब काम करके दिखाएं, आवाम भी यही चाहते हैं और आपसे तवक्कुआत भी यही थी। सेनेटर साहब जी, मैं आपकी तमहीद के दौरान जो आपने एक बात की थी मैं उसको दोहराऊंगा कि आखिरी फ़ैसला और हतमी फ़ैसला जो है वो तो अवाम करते हैं, और वो होता किस तरह है वो आपने उसका जिक्र नहीं किया, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो जब बैलेट बॉक्स में वोट डालने का वक्त आता है, जो कि एक हुकूमत की मुद्दत की मुकम्मल होने के बाद आता है, और यही मुतवक्के है कि 2023 में जब इलेक्शन होंगे तो असल फ़ैसला तो उस वक्त होगा। अब ये आप 4-6 लोगों के पास कैमरा और क्रू भेज के आप गुफ्तगू करेंगे तो उसमें आपको हर किस्म की राय मिलेगी, और इस बात से इनकार नहीं है कि जो रोज़मर्रा की अशियाएँ खुर्दोनोश हैं उसमें कुछ ऐसा सामना है लोगों को महंगाई का, और जिसके ऊपर आप तशवीश की बात करते हैं तो ये यकीनन एक तशवीश की बात ज़रूर है। लेकिन मैं बारहा ये भी कहता रहा हूँ पिछले काफ़ी सारे दिनों में कि अभी जितना ज़्यादा मुश्किल में हम जा सकते थे, जितना ज़्यादा तबाह बर्बाद हमारी मईशत हो सकती थी, जितना ज़्यादा महंगाई की जद में हम आ सकते थे, उसका एक बड़ा ही कम फ़ीसद जो है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज़ ने पाकिस्तान के अवाम पर पड़ने दिया है। औसतन किसी चीज़ की कीमत अगर पाकिस्तान में 20% बढ़ी है तो दुनिया भर में वही चीज़ जो है उसकी कीमत 40%, 50% बढ़ चुकी है। ये एक दुनिया भर का फिनोमेना है ये इस वक्त जो फूड इन्फ्लेशन हुआ है, और उसका ताल्लुक भी खुसूसन ये सप्लाई चेन वाले मामले में, जिस तरह ये कोविड, अब देखें उससे तो ना दुनिया आज़ाद हो सकी है ना पाकिस्तान आज़ाद हो सका है, हो सका है या हो चुका है अभी तक। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को शुमार किया जा रहा है दुनिया के 3 बेहतरीन मुल्कों के उन पॉलिसियों के उनकी कोविड के मुकाबले में जो पॉलिसीज़ थी वो दुनिया की बेस्ट 3 में शुमार की जाती है। सर मैं आपका ये जिससे जाहिर है कि माज़रत के साथ एक बात मेरी सुन लीजिए। आपका ये इस्तदलाल मैं मान लेता हूँ उन चीज़ों पर जो हम इंपोर्ट करते हूँ, लेकिन आटा हमारे यहाँ, गंदम हमारे यहाँ पैदा होता है, बम्पर क्रॉप हुई उसकी, माफियाज का आपने जिक्र किया, कमीशन बना, आटा आज तक सस्ता नहीं है, महंगा आटा मिल रहा है। चीनी हमारे यहाँ वाफ़िक मिक़दार में मौजूद रही है, आप इसका जिक्र करते रहें, आपकी तरफ से ये ऐलान होते रहें कि जी आने वाले वक्त में इनमें आधी कीमतें इनकी कम हो जाएंगी। ये चीज़ें कम क्यों नहीं हो रही? इसका बैरूनी दुनिया से क्या ताल्लुक़ है सर?
नहीं देखें, आपको मैं याद कराता हूँ, अभी 2 माह पहले, तकरीबन 2.5 माह पहले या थोड़ा सा और पहले की बात है, जब वज़ीर ख़ज़ाना जो शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने बजट की डिबेट के दौरान, हालांकि उनकी वाइंडिंग अप की तकरीर बाद में होनी थी, लेकिन वो इतना मुश्ताइल हुए क्योंकि इस तरह की बातें कुछ PMLN के 1-2 MNAs ने की थी कि उन्होंने वक्त से पहले अपनी तकरीर की एक बजट की डिबेट में, और उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि 70% हम जो दालें आप दालों को भी गिने ना, चीनी गिना रहे हैं, आटा गिनवा रहे हैं, दालें 70% दालें, और दालें कितने लोग कंज्यूम करते हैं, वो इम्पोर्ट होती है कि नहीं होती, वो होती है ना इम्पोर्ट। तो ये भी देखें, और मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें जो आपको मैंने जो अर्ज़ किया कि सप्लाई चेन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दुनिया के हर मुल्क में आई हैं बशमूल पाकिस्तान के। कुछ पाकिस्तान से चीज़ें अगर बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, और अगर गाड़ियों की आपने बात की तो अभी 1-2 दिन कबल जो स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली की है, जो कार लोन्स की पॉलिसी है, और दूसरा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या FBR ने रेगुलेटरी ड्यूटी को जो लागू किया है, वो इम्पोर्टेड कार्स के ऊपर किया है, क्योंकि लोग गाड़ियों की इंपोर्ट भी ज़्यादा करने लग पड़े थे, और उससे हमारे जो खसारा है तजारती या करंट अकाउंट डेफिसिट, उसके ऊपर उसका असर मनफी पड़ रहा था, और इस वजह से उसको किया गया। और इंपोर्टेड कार्स के ऊपर भी वही लीसिंग के रूल्स जो है वो लगते हैं, और उस पर हमारा ज़र मुबादला खर्च हो रहा था। सर, आपका तो ये इशारा था ना कि महंगाई के बावजूद लोगों की क़ुव्वत खरीद उसी का जवाब देना चाह रहा हूँ, मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूँ, बिल्कुल मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूँ। अभी जो 2 माह पहले से या 1.5 माह पहले से एक और चीज़ लागू हुई है, उसका असर भी आप देखेंगे, वो है टारगेटेड सब्सिडीज़। कि वो ऐसे तबके को, वो खसूसन गरीब तबके को, और वो किस चीज़ पे हैं, वो अशाए खुर्दनोश में है। वो टारगेटेड सब्सिडीज़ की भी पॉलिसी जो है वो भी अभी अपना इफेक्ट ले रही है, और उसका नताइज थोड़ा देर बाद नजर आएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए जिस तरह से काम किया है, वो भी दुनिया के बेहतरीन 4 मुल्कों में शुमार हो रहा है। तो ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये डिबेट चलता रहेगा, लेकिन हतमी फैसला 2023 में बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर के जरिए होगा। और आप पूछें मुझे किसी और मौजू पर, करप्शन पे, तो मैं उसका भी बता देता हूँ। सर, मैं वापस आता हूँ सर, आपके पास वापस आता हूँ। पिछले 3 साल में 538 अरब रुपए रिकवर किए हैं उन्होंने। ठीक है, मैं दीगर मेहमानों को भी गुफ्तगू में शरीक करूँ। आप कह रहे हैं गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। इधर तो सूरत हाल ये नज़र आ रही है, तो खाली नज़र आ रहा है, गिलास भरा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, जो आवाम की राय आ रही है और जो सूरत हाल है। कमर ज़मान कायरा साहब, अवामी राय भी आपने सुनी, और आप सेनेटर वलीद इकबाल साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। बाय करने को तैयार हैं आप सेनेटर वलीद इकबाल साहब के मौक़िफ़ को कि जी दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं, लिहाजा सारा यही मामला है, वरना हमने तो बेहतरीन काम किया है, पॉवर्टी एविलिएशन में भी हमने काम किया है, हर सेक्टर में हमने काम किया है, लेकिन कोविड आ गया तो मसाइल पैदा हो गए। 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी जी। पहले नंबर पे तो ये है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो बातें कर रही है, कल यही अपोजिशन में बैठ के तनकीद कर रहे थे कि अगर बिजली महंगी हो जाए, दालें महंगी हो जाए, चीनी महंगी हो जाए, तेल महंगा हो जाए, तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। ये मैं नहीं कह रहा था, ये इमरान खान साहब कह रहे थे। इसी तरह कह रहे थे कि बिजली के ऊपर टैक्स पड़े हैं, हम टैक्स खत्म कर देंगे, बिजली आम हो जाएगी, हम आएंगे तो इनको लोग टैक्स नहीं देते, लंबी लाइनों में लग के लोग टैक्स देंगे, हमारी रिकवरी बड़ी शानदार हो जाएगी, और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को हम कमाल कर देंगे। जो कोई एक फिगर उठा के देखिए, एक्सपोर्ट का फिगर बेहतर हुआ, जो हमारे दौर में $25.5 अरब तक गया था, आज तक वो क्रॉस नहीं हो सका। तो उसके बाद डॉलर कितना डी वैल्यू हुआ है, एप्रिशिएट हुआ है, रूपी डी वैल्यू हुआ है, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए था हमारी इकोनॉमी के ऊपर, वो भी नहीं आ पाया। दूसरा, ये जो तासर है कि इस वक्त हुकूमत जो है ना, ये बाबुओं के हाथों चल रही है। अगर आप मानों में सीधा सीधा जो इकोनॉमिक सिस्टम है सरमायादारी निजाम का, कि मार्केट जो है वो डिटरमिन करेगी प्राइस को और प्राइस फ्लक्चुएशन को, तो फिर सरमायादार दुनिया में हमेशा वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, मर्जी के प्रॉफिट लेता है, उसके कार्टल्स होते हैं, और कार्टल का जिक्र बहुत शौक से वज़ीर आज़म साहब की काबीना करती है, उनके साथी करते हैं, लेकिन उन कार्टल्स को तोड़ने के लिए आज तक एक कदम नहीं उठाया गया। चीनी के कार्टल के खिलाफ, आटे के कार्टल के खिलाफ, तेल के कार्टल के खिलाफ, दवाइयों के कार्टल के खिलाफ जितना आज तक एक्शन हुआ, ना तो उनकी कीमतें कम हुई, ना किसी को सजा मिली, लिहाजा उसमें भी मुकम्मल फेलियर है।
जो आम आदमी की जिंदगी में, और ये बात दुरुस्त है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आपने सर्वे की स्पाई रिपोर्ट भी, कि आम आदमी की जिंदगी में इस वक्त जितनी तलखी है, उस तलखी को कैसे दूर किया जा सकता है। आज भूख है, आप कहते हैं अच्छा जी आप तो भूखे हैं ही, हिंदुस्तान में भी इतने लोग जो हैं वो भी आधी रोटी खा के सोते, आप भी सो जाएं, ये कोई जवाब नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हमें मार्केट या हमें इस वक्त इंटरनेशनल इदारे या हमारे इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि जरूरत के तहत लोगों की जिंदगी में तलखी भर लो, 2 साल बाद इकोनॉमी स्टेबलाइज कर जाएगी, हमारे जैसे मुल्कों में ये कुलिये नहीं चलते जी। यही मजबूरियां हर हुकूमत की होती हैं। क्या मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौर में आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें बढ़ के फ्लक्चुएशन नहीं होती थी? क्या हमारे दौर में नहीं होती थी? क्या उस वक्त इंपोर्ट्स और हमारे रुपये का जो प्रॉब्लम था ये नहीं था? ये तो इनहेरिटेड प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी के हर दौर में रहे हैं। सवाल ये है कि आपने खुद ये फैसला करना होता है कि आप लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए भी कुछ काम करेंगे और मार्केट स्टेबलाइजेशन के लिए भी करेंगे। दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ बाबुओं के कहने पे, सरमायादारी निजाम के, कार्टल्स के कहने पे अगर आपने प्राइस इंडेक्सेशन करने की कोशिश की तो फिर यही हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। और आखिरी बात यह है तो कि सबसे खौफनाक बात यह है कि आप इतने बड़े बड़े गलत बयानी करके आपने लोगों से वोट लिए हैं, आज आप एक्सपोज हो रहे हैं। और उसके लिए आज भी बहाना यही है कि 3 साल पहले जो हुकूमत थी वो बड़ा खराब कर गई, 8 साल पहले जो हुकूमत थी वो बड़ा खराब कर गई। तो भाई जो हुआ, आज आप जो खुद क्रिटिसिज्म करते थे उनमें से ये बता दें कि कोई एक क्रिटिसिज्म आपने ठीक कर लिया वो सेक्टर, और आपका जो वाहिद काम है पॉवर्टी एलिवेशन का, वो ख्वाब भी आपका नहीं है, वो मंशूर भी आपका नहीं है, वो जो लीवर है वो भी आपका नहीं है। वो तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बीबी शेख का ख्वाब था, हमारे दौर में शुरू हुआ, मियां साहब के दौर में जारी रहा। आपने आके उसमें कुछ रिफाइनमेंट कर ली जो वक्त के साथ साथ होती है। आपका अपना ख्वाब कहाँ है? वो तो हेल्थ कार्ड भी आपका नहीं है, एहसास प्रोग्राम भी आपका नहीं है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन है। तो आपने खुद आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया? और वो कौन सा पैसा है जो आप बाहर से लूटा हुआ वापस लेके आ गए, जिसके बुनियाद पे आपने तो 100 दिन के टारगेट रखे थे। आज खल्के खुदा क्या कह रही है? ये ठंडे कमरों में बैठ के बातें करना और है। वो शायर ने कहा था ना कि सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। अब तो गायबाना भी नहीं रहा, आपने तो उसको मंजर पे ले आए हैं, टेलीविजन के स्क्रीनों पे ले आए हैं, अब तो लोग मुहैया दे रहे हैं। कायरा साहब ये तो बिल्कुल सबको पता है, अब हर जगह बात हो रही है, सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, अब बाहर निकल जाएं। खुद मेरे ख्याल में वली साहब भी बाहर जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो इस तरह की गुफ्तगू का सामना उन्हें करना पड़ता होगा। जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि बाबुओं के हाथों में हुकूमत चल रही है, तो मलिक साहब बाबुओं की तो तब्दीली की कोई इंतहाई नहीं है। ना जाने कितने आईजीज और कितने चीफ सेक्रेटरीज और ऑफिसर जो हैं, इनकी ये तो तवातुर के साथ तब्दील हो रहे हैं। खासतौर पे पंजाब में तो ये तब्दीली बहुत तवातुर के साथ हम देख रहे हैं। तो अगर बाबुओं के हाथ में भी चल रही है तो ये बाबू भी तो नहीं चला पा रहे, हमें तो नज़र नहीं आ रहा ये चल कहाँ से रही है हुकूमत। नहीं मसूद साहब, मेरा ख्याल ये है कि ख़ुसूसन जब आप महंगाई की बात कर रहे हैं और फिर आप ब्यूरोक्रेसी के तबादलों का साथ जिक्र करें जी, क्योंकि कायरा साहब ने कहा था ना कि बाबुओं के हाथों चल रही है, तो मेरे जहन में आया कि ये तो बाबुओं की तब्दीली तो बहुत तवातुर के साथ हो रही है। वो कायरा जी दुरुस्त कह रहे हैं, कायरा साहब का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ठीक था जिसमें वो बात कर रहे थे जी। और जो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि महंगाई का ताल्लुक बराह रास्त सियासी क़यादत के पॉलिटिकल डिसीजंस के नतीजे में होता है। वो अगर इन्फॉर्म्ड हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं, अगर वो इल इन्फॉर्म्ड हों तो वो फिर गालिबन वो ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ फ़ैसले होते हैं जैसे इस मौजूदा हुकूमत के हैं। आज आप इन्फ्लेशन की सूरत हाल देख लें, नतीजतन जो कीमतें ख़रीद है लोगों की उसकी सूरत हाल देख लें। इस वक्त एक बदतरीन महंगाई की लहर है और उसके साथ एक आम आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल में है और हुकूमती वज़रा उससे डिसकनेक्टेड है। आप तस्लीम करें, आके बैठें, आके लोगों के आंसू पूछें, उनको बताएं कि इस वक्त अगर आपकी कुछ जेन्युइन मुश्किलात हैं, आप लोगों को, मीडिया को फेस करें, उनके सामने तस्लीम करें। अगर आपकी गलतियों की वजह से कहीं कुछ हुआ है तो उन्हें कहें कि हम उन्हें दुरुस्त करें। आलमी कीमतें कितनी जिम्मेदार है मारने के बाद ऊपर से कह के भी लगा रहे हैं। देखिए मेरा ये ख्याल है कि अगर एक ग्लोबल एक ड्यू टू कोरोना कह लें या कुछ भी कह लें, इन चीज़ों का
फ़र्क होता है, ज़रूर होता है इन चीज़ों का फ़र्क, लेकिन इस तरह की बेसिक आइटम्स जिसमें आपकी अपनी आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप खुद कफ़ील हैं इस मामले के अंदर, जो आपकी प्रोडक्शंस हैं, और अगर आप उनको किसी वजह से रोक के बैठ जाएं और फिर कहें कि जी हमने माफियाज़ को कर्टेल करने के लिए ये किया था, तो भाई 22 करोड़ लोगों का तो गुनाह कोई नहीं है भाईजान। अगर आप उनको रोज़ इस तकलीफ़ में डालें, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अभी देखें, ये आज की खबर है कि 35% इजाफा उन माह के अंदर जो कि सर्दियों के माह होंगे, उन माह के अंदर ये गैस के बिलों में करने जा रहे हैं। बिजली का बिल दिया नहीं जा सकता, पेट्रोल की कीमत अदा नहीं की जा सकती, बच्चे की स्कूल की फ़ीस आप भर नहीं सकते। इस वक्त जो सूरत हाल है, अब 15-16 हज़ार या 20 हज़ार बेसिक पे लाइन है आपकी, जो आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे 2 करोड़ अफराद को 39.30%, मुझे नंबर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, 39.30% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे पिछले साल से ज़ायद गए। और जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2022-23 के आखिर में जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो रही होगी तो 38.50% यानी 80.80 डेसिमल .80 इनकी टोटल पॉलिसीज़ फ़र्क डाल सकेंगी। तो भाई हम सर ना पीटें, नोहा कना ना हो तो क्या करें। कीमतें तब कम होती हैं, फ़र्क तब पड़ता है जब शरह नमू बेहतर हो रही होती है, जब आपकी GDP ग्रो कर रही होती है, जब लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है। आप तो बिल्कुल, आपने ये बात दुरुस्त है कि आपके टॉल क्लेम्स थे, इलेक्शन पे आपने झूठे वादे किए थे, आपने जो कुछ भी कहा था वो आपके साथ आपको पता होगा, लेकिन इवेंचुअली आपने क्या किया कि आफ्टर स्टैंडिंग एट 3 years अब आपकी फ्रस्ट्रेशंस नुमायाँ हैं। आपके वज़ीर ख़जाना किसी और हुकूमत के साथ होते तो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी थे, अब उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो सहाफ़ियों को डांटते हैं, कहते हैं भाई यू कैन नॉट टेल मी व्हाट टू आस्क एंड व्हाट नॉट टू आस्क। नो सर, ये आपका प्रेरोगेटिव नहीं है, दिस इज़ देयर राइट टू आस्क व्हाट क्वेश्चन दे हैव टू आस्क, और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये इस तरह से थोड़ी होता है कि जब दिल करे आप लोगों को खड़ा करके उनको डांटना शुरू कर दें, आपसे सवाल पूछे तो। अब आज इनका एक बदतमीज़ तरीन आदमी, मुझे आई हैव नेवर क्रॉस दैट लाइन, मैं अभी कभी अपने पार्लिमानी उसको नहीं छोड़ता हूँ अल्फाज को, लेकिन मुझे आज इनटॉलरेबल है इनके एक SAPM आज लाहौर में आए और आके ऐसी गलीज घटिया गंदी गुफ्तगू की जिसको बंदा कुछ तसव्वुर नहीं कर सकता। कोई पब्लिक डिसेंसी भी किसी चीज़ का नाम है? नेशनल मीडिया पे आके आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, व्हाट वाज दैट नॉनसेंस? शहबाज गिल साहब क्या गुफ्तगू बात कर रहे हैं मलिक साहब? ये शहबाज गिल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखें ना, आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस आदमी की सुने, इज ही इवन वो इस काबिल भी है कि उसको इज्जत से बुलाया भी जा सके? बिल्कुल, आपका गुस्सा बजाय जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, मैं उसको बयान भी नहीं करना चाह रहा था, और इसीलिए कोई उनका हालांकि मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा था कि उनके कुछ शॉट्स उन्होंने निकाले थे, मैंने रोक दिए क्योंकि मुनासिब गुफ्तगू नहीं थी। बहरहाल ये तमाम सूरत हाल तो है। यहाँ पर एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद क्या जो 3 साल गुजर गए अगले 2 साल भी ऐसे ही गुजरेंगे? क्या वलीद इकबाल साहब, उनकी कुलीग्स, वज़ीर आज़म साहब वो समझते हैं कि मज़ीद 2 साल इस तरह से वो गुजार लेंगे और फिर दोबारा इलेक्ट भी हो जाएंगे, और क्या गुजार भी पाएंगे मज़ीद 2 साल इस तरह से? एक ब्रेक के बाद इस पर सवाल करते हैं वलीद इकबाल साहब से। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। सेंटर वलीद इकबाल साहब, आपकी हुकूमत ना तो नौकरियां दे पा रही है, ना महंगाई कम कर पा रही है, ना आवाम की मुश्किलात में कमी ला पा रही है, ना ही हमें यह नज़र आ रहा है कि कोई हमारी GDP ग्रोथ बढ़ रही हो, ना हमारा तिजारती खसारा हमारा वो अब स्टेबल रहा है, ना ही हमारा सर्कुलर रेट जो है उसमें कोई बेहतरी आई है, बल्कि वो भी बदतरी की जानिब गामजन है। तो इस तमाम सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब जैसे बार बार कहते रहे कि जी बैठें, बात करें, नेशनल पॉलिसी बनाएं, ये ज़्यादा बेहतर है एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, या आप समझते हैं कि नहीं ऐसे ही सोलो फ्लाइट आप लेके चलेंगे और लोगों की ज़िंदगियों में ये परेशानियाँ बढ़ती रहेंगी? नहीं जी, जो जिन हालात में 2018 में हमें बागडोर संभालने का एजाज़ मिला इस मुल्क का, जिस हालत में मईशत थी, उसके पेश नज़र तो बिल्कुल उससे किसी और को शामिल करने के बजाय वो सोलो फ़्लाइट लेना ही उसमें बेस्ट है। और मैं उस हवाले से भी अर्ज़ कर दूं, ये फरवरी 2021 में माहिर मईशत हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान जी, उनका मजमून आया था सफ़ा अव्वल पे। मैंने जो सेनेट में बजट स्पीच की थी इस साल, मैंने उसी का हवाला देते हुए की थी कि किस तरह से ये जो लफ्ज़ किसी ने मुबालगा आराई से नहीं काम लिया था, एग्जैजरेशन नहीं थी कि जी ये माइनफील्ड छोड़ के गए थे, जैसे कहते हैं बारूदी सुरंगें लगा के गए थे, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी थी,
पॉट होल्स क्रिएट किए थे, किन 3-4 चीज़ों से, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर थी जो आप बता रहे हैं। करंट अकाउंट किस लेवल पे था और उसकी क्या वजह थी और किस तरह से ग्रीन लाइटिंग की गई थी इंपोर्ट्स की, क्योंकि इनको पता लग गया था ये PMLN की बात की जा रही है। और माहिरीन मईशत कर रहे थे तहरीरी तौर पे, फ्रंट पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर्स, अभी 3 साल डाउन द रोड कि ग्रीन लाइटिंग ऑफ इंपोर्ट्स के जब ये पता लगा इनको कि जी अगली हुकूमत हमारी नहीं आ रही, तो किस तरह बिल्कुल उसको पाताल में गिरा कर इकॉनमी को गए थे, एक गहरी खाई में फेंक कर गए थे। तो किस तरह से आप तवक्को कर सकते हैं हमसे कि जब इस तरह के पस मंज़र के अंदर आप कहते हैं कि आप बार बार मत जाएं उसके ऊपर, मैं मजबूर आप करते हैं जब ये बात कहते हैं आप हमें कि बाकायदा एवरी इकोनॉमिस्ट ये यकीन रखता है कि जब इनको इस बात का पता लगा था, इवन अब मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता जो प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया है जिन आला अफसरान का, कि जिनको शायद खाकान अब्बासी साहब फेयरवेल कॉल्स करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि जी ये जिस तरह से इकॉनमी छोड़ी है ये तो बिल्कुल गया मुल्क हमें नज़र आ रहा है इस तरह। कमरुज़्ज़मान कह रहा साहब, जैसे सेनेटर वलीद इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि पिछली हुकूमत जो बारूदी सुरंगें लगाई गई थी मईशत में और ये इस्तेलाह इस्तेमाल होती रही है, लेकिन जहाँ तक हमें याद है हुकूमत की तश्कील के बाद पहले 100 दिन का वक्त दिया गया था, फिर 6 महीने का वक्त दिया गया था। उस दौरान भी इमरान खान साहब इनकलाब की बातें करते थे। तो ये मान लेना किस हद तक दुरुस्त होगा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने क्योंकि मुश्किलात पैदा कर दी थी इनके लिए, लिहाजा इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है और मुल्क की सूरत हाल है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और यही सब कुछ बेहतर हो सकता था, इससे बेहतर हो नहीं सकता था। हालांकि हुकूमत तख्लीक पाने के बाद, अपने वजूद में आने के बाद भी वो तमाम बातें दोहरा रही थी जिसमें उनका इनकलाबी एजेंडा शामिल था। इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी तो मलिक साहब डालेंगे, लेकिन मैं एक गुजारिश करूं जी। जब अपोजिशन में थे खान साहब और इलेक्शन में जा रहे थे, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी, तो उन्होंने 100 दिन का एजेंडा दिया और बाकायदा वो बताते थे कि लोग इनको टैक्स क्यों नहीं देते जी। बिजली के रेट इतने हैं, इसमें इतना टैक्स है, तेल का रेट इतना है, इसमें इतना टैक्स है, गैस का रेट इतना है, इसमें इतना टैक्स है, हम ये टैक्स खत्म करेंगे, रेट नीचे ले आएंगे, हम बाहर पड़े हुए $200 अरब स्पेसिफिक फिगर की ये वापस लाएंगे। ये सारे कुछ खुद वजीर आजम साहब बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन की करते थे, तो उसकी बुनियाद पे उन्होंने वोट लिए थे और वो 100 दिन में कहते थे कि अगर इरादा दुरुस्त हो, लीडर दुरुस्त हो तो काम फौरन सीधी हो सकती है। अब मसला उनका ये है कि निजाम वो पाकिस्तान का दुरुस्त करना चाहते हैं, आईने पाकिस्तान के तहत चलना है, लेकिन ख्वाब उनका जो है वो चाइना का है। ना वो चाइनीज कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, ना चाइना का निजाम यहाँ दुनिया में कहीं रेप्लिकेट नहीं हो सकता, यहाँ कहाँ होगा। ठीक है। इसी तरह जब वो एहतसाब की बात करते हैं तो फिर उनको सऊदी अरब याद आ जाता है कि सऊदी अरब का निजाम हो तो यहाँ एहतसाब हो सकता है। यानी वो पाकिस्तान के अपने निजाम के बारे में भी अब मायूस है, इस आइन से भी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। तो हाँ, अगर ये बात है कि अब उनको समझ आई है कि ये बारूदी सुरंगें लगी थी, हालांकि उस वक्त बारूदी सुरंगें नहीं थी, इकोनॉमी चल रही थी, आपके दौर में कर्जे भी डबल हो गए, इकोनॉमी भी बैठ गई। आज महंगाई भी ज्यादा है, तेल भी, गैस भी, हर चीज महंगी है, इन्फ्लेशन भी है और कर्जे भी डबल हो गए। अगर आपने जो कर्जे लिए उससे कुछ कर्जे अदा किए होते तो कर्जे फिर डबल तो ना होते। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये काम बुनियादी तौर पे एक तो करने का है कि खान साहब टीवी पे आके कौम से ये जरूर माफी मांगे कि भाई मुझे पता नहीं चला उस वक्त और मैंने गलत फिगर दे के, गलत तकरीरें कर करके, गलत बयानी कर करके मैंने आपसे वोट मांगे हैं। चले कुछ तो अजाला हो, लोगों को ये तो तसल्ली हो जाए कि जनाब वजीर आजम साहब को पता नहीं था। बिल्कुल ठीक, मगर इनको दुरुस्त कैसे करें? क्योंकि वलीद इकबाल साहब तो कह रहे हैं जिन हालात में हमें हुकूमत मिली और जो हमारी अपोजिशन है उसमें सोलो फ्लाइट ही बेहतर है, तो अगर एतराफ़ कर भी लें तो क्या बेहतर हो जाएगा, क्या बदल जाएगा? बदलने के लिए तो फिर पूरे सिस्टम को बदलना होगा ना, कि तर्ज़ हुकूमत को बदलना होगा, तर्ज़ हुक्मरानी को बदलना होगा। तो लगता नहीं है कि हुकूमत इस मूड में होगी। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद मलिक अहमद खान साहब आप अगर इस पर कुछ ऐड करना चाहें और आपको जवाब देना चाहें तो बिल्कुल दीजिएगा। साथ साथ ये जो चेयरमैन नैब की तकरीरी का मामला है, इस पर अब तक जो मुशावरत होनी थी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से वो शुरू नहीं हो पाई, तो इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं कि आपको क्या मूड नज़र आ रहा है हुकूमत का, और क्या इसमें कोई पेशरफ्त है, कोई आपको मैसेज, कोई लेटर, कोई बाकायदा दरख्वास्त आपको मिली है कि इस पर हमने बातचीत कर देंगे? एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक मलिक साहब, अब तक जो गुफ्तगू हुई आपने सुनी, सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने कहा कि जी आप लोग इसमें माइंस लगा के चले गए थे मईशत में और उनके लिए बड़ी मुश्किल थी, तो जो मईशत है इस वक्त वो बेहतर है। अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो ठीक है, वरना मेरा आपसे सवाल यही है कि चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से उनका वक्त पूरा हो रहा है, उनका मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? आप तर्जुमान भी हैं शहबाज शरीफ साहब के। जी मसूद साहब, देखिए जो वलीद साहब कह रहे थे, मैं आपके सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ और ब्रीफली मैं वलीद साहब की उस बात से जिस पे मैंने, जब आप कायरा साहब के पास जा रहे थे तो मैंने कहा था कि स्ट्रांगली डिफ़र विद व्हाट वलीद साहब से। उसकी वजह ये है कि मेरा उनसे ये इख्तलाफ क्यों है इस बात से कि इकॉनमी की 2 ही वो हो सकती हैं कि या आप स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, आप उस पॉलिसी को परसू करते हैं, या आप ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं या आप उस पॉलिसी को परसू करते हैं। ये हम सबको पता है, सारे इस मुल्क में कोई तकरीबन लगभग 22 के करीब IMF के प्रोग्राम्स आए, उनकी डिमांड होती है स्टेबिलिटी की और उनका सारा फोकस स्टेबिलिटी पे होता है। लेकिन जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स निगोशिएट करती हैं तो वो इस फैक्टर को साथ ऐड ऑन करती हैं कि अगर आपने स्टेबिलिटी लानी भी है तो ग्रोथ को आपने अंडरगो नहीं करना, उसको साथ साथ लेके चलना है। सो इट्स अ मिक्स एंड मैच, आप उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेके चलाते हैं। अब आ जाए आप इस बात पे कि ये जो आगे चेयरमैन नैब है तो उसमें हुकूमत अपनी पोजीशन क्लियर करती है, पता चलता है कि वो कानून में कुछ तब्दीली करना चाह रहे हैं, वो कानून तब्दील करके कुछ पर्सन मैंने सवाल इसलिए किया है मलिक साहब के फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि जो कंसल्टेशन होनी है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ तो शहबाज शरीफ साहब के साथ तो हो नहीं सकती क्योंकि वो खुद एक्यूज़ड हैं और उनका केस है नैब में। तो अब नैब के मुलजिम के साथ हुकूमत ये फैसला करे कि जी चेयरमैन नैब कौन होगा, ये बहुत नामाकूल बात है उनके नज़दीक। नहीं मसूद साहब, ये मैं नहीं मानता कि फवाद की लीगल सेंस इतनी पुअर है, बिकॉज उसको बतौर वकील मैंने देखा है, लेकिन तस्सुब बहुत गहरा है। अब फवाद ये जानते हैं कि वो जो दलील दे रहे हैं उसके लिए या तो कोई कन्विक्शन हो ना, अगर आप वो लॉ का मंशा ये है, अगर उसमें लिख देते लॉ में कि अंडर इन्वेस्टिगेशन जो होंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनको किसी सूरत उनसे कंसल्टेशन नहीं की जाएगी। लॉ में तो ये नहीं लिखा, लॉ में तो लिखा है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंसल्टेशन होगी और कंसल्टेशन भी मीनिंगफुल होगी और उसको प्रोवाइड करने का मकसद, उसको बीच में रखने का कानून में मकसद सिर्फ ये था कि अगर कभी कोई ऐसा एक मुंतकिम मजाज शख्स इमरान खान जैसा आके बरसरे इक़्तिदार बैठ जाए और उनके साथ बारिंग वलीद साहब इनको बाहर निकालते हुए, ये नहीं कि इस शो में बैठे हैं अदरवाइज, और उनके साथ इस तरह की वो होंगे लोग जिस तरह का इनका एक बंदा आज लाहौर में आया हुआ था, ये तो उसके ऊपर इस तरह से तसल्लुत जमाएंगे कि जैसे इन्होंने कभी यहाँ से जाना ही नहीं है, और फिर इस तरह के लोग आकर ऐसे झूठे बेबुनियाद, यार व्हाट, ये गवर्नमेंट है क्या? इज दिस अ गवर्नमेंट? नो सर, नॉट एट ऑल। मैं इस पर मुख्तसरन वलीद साहब से कर लूँ। वलीद साहब, एक तो जो मलिक साहब का आज मैं गुस्सा देख रहा हूँ, आपको एहसास होता है कि आपके तर्जुमान अमूमन आकर ब्लो द बेल्ट गुफ्तगू करते हैं, बहुत अजीब गुफ्तगू करते हैं, इनको रोकने की ज़रूरत है। बल्कि अब तो तासुर ये है कि आपके यहाँ ऐसी गुफ्तगू करने वालों को और शाबाश दी जाती है, तो ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, मुझे मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि ये चेयरमैन नैब वाला जो मामला है, इस पर पीपल्स पार्टी कह चुकी है अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपने कोई फ़ैसला किया तो वो एहतजाज करेंगे, नून लीग इसे मानने को तैयार नहीं है। क्या आपको नज़र आ रहा है कि अभी तक कंसल्टेशन शुरू नहीं हुई है, आप लोग करने क्या जा रहे हैं इस पर? नहीं, आपको मुख्तसरन जवाब ये आप सवाल के आपके नैब वाले चेयरमैन नैब वाले हिस्से का चाहिए या आप दोनों हिस्सों का जिसमें शहबाज गिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी? मेहरबानी होगी अगर आप दोनों को अपने 2-3 जुमलों में मुकम्मल कर लीजिए। देखिए जी, मैंने तो शहबाज गिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, लेकिन उनका एक ख़ास अंदाज़ बयान है और उसको बहुत वसी पैमाने पर पसंद भी किया जाता है। अच्छा। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। देखें, और इसकी मिसालें फिर इस तरह की मिलती हैं कि वो इतने सारे इनके भी तर्जुमान हैं और रहे हैं, जिस तरह दानियाल अजीज़ साहब हैं, इत्तलाल, तो मैं वो जब बोलते हैं तो फूल तो नहीं झड़ते, तो इसलिए वो कल्चर ही इस तरह का है, तो इसके ऊपर ज़्यादा मेरे ख्याल अब और बहस की ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन नैब के हवाले से गवर्नमेंट की पोजीशन जो डिक्लेयर्ड है वो यही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि अंडर ट्रायल अगर अपोजिशन लीडर हैं, ठीक है कानून में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अखलाकन ये बात नहीं दुरुस्त बनती, और अगर प्राइम मिनिस्टर अंडर ट्रायल इस तरह होते तो उनकी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसी तरह की होती। लेकिन अगर कोई तरमीम करनी है उस कानून में, ऑर्डिनेंस के ज़रिए है या अदरवाइज थ्रू अ बिल जो है नेशनल असेंबली और सेनेट में, दोनों के लिए पहले उसको कैबिनेट के ज़रिए अप्रूव होना होगा, आपके सामने आ जाएगा गवर्नमेंट को, और सबको इस बात का इल्म है कि कोई ऐसी तरमीम जो कि मखसूस एक शख्स के लिए हो, सुप्रीम कोर्ट उसमें वाज़े कर चुकी है कि वो तरमीम मनसूख हो जाएगी। तो तरमीम अगर होगी भी तो ऐसी ही होगी
کہ جس میں اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی تدارک ہو سکے اور دوسرا ہر ایک کے لیے برابر ہو, صرف کسی ایک شخص کی مدت ملازمت کی توسیع کے لیے نہ ہو. ٹھیک, بہت شکریہ جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب, ملک احمد خان صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. خبر کی دنیا